हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स ऑन हाई डिमांड फ्रॉम यू पीपल फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12। तो इससे पहले कि हम चैप्टर में घुसे, लेट मी टेल यू कि आप मेरा पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ योर कोर्स बॉक्स। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो मेरे वीडियो लेक्चर्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे जो एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होंगे। साथ ही साथ आपको मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और ऐसे पीडीएफ मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। कुछ एमसीक्यू की सीरीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इससे रिलेटेड इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके एक मिनिमल प्राइस पे करके आप ये पूरा कोर्स नॉन स्टॉप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। नमक देखा अपने घर में, नमक के एक छोटे से दाने को आप एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन के नीचे या फिर बहुत हाई लेवल की माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई हो, उसके नीचे जब आप प्लेस करेंगे तो उस एक छोटे से दाने का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल एक इमेज दिखाई देगी और वो 3 डायमेंशनल इमेज में छोटे छोटे स्पीयर्स दिखाई देंगे जो अरेंज्ड हैं और वो पूरा एक 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा इमेज है ना, ठीक है। सो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस क्या है? एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स का स्पेस में। ये देखिए, ये एक पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है। ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स जब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग रिपीट होते हैं, तब वो जो एक शेप जनरेट करता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो क्रिस्टल लैटिस को हम इमेजिन करते हैं कमरे की तरह, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस मान लो एक कमरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस कमरे को बनाने के लिए या एक घर को, एक कमरे को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा? आपको छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस करोगे, तब जाके आपको एक घर मिलेगा। और वो रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है? उसे आप ब्रिक बोलते हैं, है ना, यानी कि ईंट। तो ईंट को जोड़ के घर बनाते हैं। वैसे ही अगर आपको एक क्रिस्टल लैटिस बनाना है तो आपको इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, इसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये वो छोटा सा यूनिट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेल्स कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर शेप जनरेट करते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यूनिट सेल को डिफाइन करना है तो इट इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन इन अ क्रिस्टल लैटिस। दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। उसका एक छोटा सा सेक्शन है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक ये पहला उसका फेज हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, और इस तरह से आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अब उसके बाजू में भी एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्यूब्स जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है। तो बेसिकली यूनिट सेल क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट है जो डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होकर पूरे लैटिस को जनरेट करता है। तो यूनिट सेल किसके बेसिस पे डिफरेंट हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिट सेल क्यूबिक शेप में ही हो। इट कैन बी इन एनी डिफरेंट शेप। वो क्यूब की जगह क्यूबॉइड भी हो सकता है। जैसे कि ये डस्टर है, तो ये डस्टर को मान लेते हैं हम रिपीटेड यूनिट, यानी कि एक यूनिट सेल। तो इस डस्टर को जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5, फिर वाई एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5 और जेड एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5, इस तरह से जब इसको रिपीट करूंगी कंटिन्यूअसली तो ये एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट करेगा। आई होप आपको दिमाग में चीजें आ रही हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि यूनिट सेल का शेप जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइड, क्यूब ही हो, इट कैन बी एनी अदर शेप। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल लैटिस का भी शेप क्यूबिक हो, वो भी अलग अलग शेप का हो सकता है, क्योंकि आप यूनिट सेल अलग यूज करोगे तो उसके हिसाब से जो तुम्हारा प्रोडक्ट जनरेट होगा क्रिस्टल लैटिस वो भी अलग होगा। जैसे ब्रिक यूज करोगे वैसा घर बनेगा आपका। तो सीधी सी बात है
कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस। जितनी भी हम अरेंजमेंट पॉसिबल है, अलग अलग तरह के यूनिट सेल को अलग अलग तरीके से जब हमने अरेंज करके देखा तो हमें पता चला कि मैक्सिमम हम 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटाइस जनरेट कर सकते हैं। मतलब इन ब्रिक्स को चेंज करके, इनकी वैरायटी को या कॉम्बिनेशंस को चेंज करके जब इन्हें सेट किया गया तो हमने पाया कि क्रिस्टल लैटाइस 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल। और ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके बेसिस पे ये 14 क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रावियाज लैटाइस। आई होप यू आर क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट सेल को मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे यूनिट सेल के टाइप को स्टडी करना है तो मुझे उसके 6 पैरामीटर्स को अच्छे से जानना होगा। कौन से 6 पैरामीटर्स? तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है यूनिट सेल का। ठीक है, तो ये हो गई उसकी लेंथ, तो मैं उसको ए कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गई उसकी ब्रेड, तो मैं उसको बी कंसीडर कर लेती हूँ। ये हो गई उसकी हाइट, तो मैं उसे सी कंसीडर कर लेती हूँ। ए और बी प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको मैं अल्फा कंसीडर कर लेती हूँ। ए और सी प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको मैं बीटा कंसीडर कर लेती हूँ। और सी और बी प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको मैं गामा कंसीडर कर लेती हूँ। यानी कि अगर मुझे एक यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है कि उसका कैसा शेप है, तो मुझे उसके ये 6 पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यानी कि ए, बी एंड सी, और उसके प्लेन्स के बीच का एंगल यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी देयर आर 6 पैरामीटर्स टू जज एनी यूनिट सेल बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे हम उसे 6 पैरामीटर के बेसिस पे जज कर सकते हैं, लेंथ और एज लेंथ और एंगल्स के बेसिस पे। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा, ए, B and C. These 6 parameters are the characteristics of a unit cell. I hope आपको यहाँ तक बातें समझ में आई है। अब इस यूनिट सेल को वापस उठा के इसके अंदर फिट कर देते हैं और वापस आ जाते हैं क्रिस्टल लैटाइस के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटाइस, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर आ रहे हैं, हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटाइस पॉइंट। और ये हर एक पॉइंट क्या शो करता है आपको? ईच पॉइंट इन दिस क्रिस्टल लैटाइस इज रिप्रेजेंटिंग अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि हर एक पॉइंट हमें ये संकेत दे रहा है कि वहां पे कोई आयन या फिर कोई एटम प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? और इन एटम्स और आयंस को हमने कनेक्ट किया है कैसे? लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइंस। तो इन लैटाइस पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके ये देखने की कोशिश की है कि क्रिस्टल लैटाइस का शेप कैसा जनरेट होता है, क्योंकि कायदे से देखें तो वो ऐसा दिखता है ना? तो ऐसे में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है समझ में आने की। तो जब हम इन स्फीयर्स के बीच में लाइन बना देते हैं तब हम उसकी ज्योमेट्री को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास में बहुत मजा आया हो। बहुत सारे 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है, सो प्लीज बी रेडी, अपना दिमाग चार्ज रखा करो लेक्चर से पहले। यस बच्चा, तो अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, पहले ये देख लेते हैं कि अगर एक क्यूब है तो उसको हम किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करते हैं, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। क्यों भाई? 4 दीवारी हो गई आपकी, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो टोटल 6 प्लेन हो गए। ठीक है, तो प्लेन्स आर 6। नंबर ऑफ एजेस कितने हुए? तो एजेस किसको बोलते हैं? ये वाली लाइन को बोलते हैं। ठीक है, जो 2 कॉर्नर्स को कनेक्ट करती है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एंड 12वीं। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए बच्चा? 12 हो गए। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, अब इस पूरी बॉडी का एक ही सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर एक ही होगा। तो बॉडी सेंटर एक ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ एज सेंटर्स।
तो ये अगर आपका एज है तो एज का सेंटर, एक एज का एक ही सेंटर होगा, तो 12 एजेस है तो 12 सेंटर्स होंगे एज के, ठीक है। नंबर ऑफ फेस सेंटर्स, तो ये अगर मान लीजिए मैंने ये वाला फेस यहाँ पे बना के दिया है आपको, तो इस फेस का एक ही सेंटर होगा, टोटल 6 फेसेस है तो 6 सेंटर होंगे फेस के, ठीक है। अच्छा, फेस डायगनल, अब मान लीजिए मैंने ये वाला फेस कंसीडर किया है यहाँ पे, तो इसके कितने डायगनल बना सकते हैं, एक फेस में 2 डायगनल बना सकते हैं। तो एक फेस में 2 डायगनल, तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6, और हर एक फेस में 2 डायगनल, तो 6 2 12, यानी टोटल 12 फेस डायगनल्स पॉसिबल हैं क्यूब के अंदर। अब बॉडी डायगनल की बात करते हैं, तो 4 कॉर्नर है आपके पास, तो 4 बॉडी डायगनल होंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, so total 4 body diagonals are possible. I hope you are clear. अब ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। ये तो इतना समझ में आ गया, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से, और उसके अंदर देखते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स पॉसिबल है, और पैकिंग के हिसाब से उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टाइप है यूनिट सेल का, यानी कि ईंट का, जिससे हम क्रिस्टल बनाते हैं, यानी क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। तो पहला टाइप है प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी कि अगर मैंने इस तरह से यूनिट सेल को इमेजिन किया, ठीक है, तो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम प्रेजेंट है, तो हम उसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है, या फिर सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। ओके, अब मुझे इसके अंदर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हो ताकि आपको समझ में आए। चॉकलेट है आपके पास, ठीक है, चॉकलेट आपने अपने भाई के साथ शेयर किया, एक ही चॉकलेट था, आपने अपने भाई के साथ शेयर किया, तो आधा आधा बांटना पड़ेगा, यानी कि ये अगर आप हैं और ये आपका भाई है और ये चॉकलेट है, तो आधी इसको गई, आधी इसको गई, ठीक है। अगर यही चॉकलेट को आपको 3 लोगों के बीच में शेयर करना हो, तो आपके पास उसका शेयर कितना आएगा, 1/3 1/3 1/3, तीनों को 1/3 हिस्सा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर 2 के बीच में शेयर करना है तो 1/2 मिलेगा। अगर 5 के बीच में शेयर करोगे उस चॉकलेट को, तो हर किसी को 1/5 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस चॉकलेट को 8 लोगों के बीच में शेयर करूं, तो आपको उसका कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8। एकदम क्लियर है। तो इस चॉकलेट को अगर मैंने 8 लोगों के बीच में शेयर किया तो 1/8 मिलेगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यही चीज आप प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं, जहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ध्यान से ये 3 डायमेंशनल इमेज समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये वाला जो पार्टिकल है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है इस क्यूब पे, ठीक है। तो ये क्यूब नंबर 1 है आपका, ठीक है। अब ये क्यूब नंबर 1 कितने और क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है, चाहे तो आप इस कॉर्नर को, यानी कि इस चॉकलेट को, यानी कि इस एटम को कितने और क्यूब्स के क्लोज कांटेक्ट में प्लेस कर सकते हैं। तो ये पहले क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसके बाजू में एक और क्यूब रखूं तो ये क्यूब नंबर 2 हो गया, ये भी इसके कांटेक्ट में आ रहा है। ये ऑरेंज वाला क्यूब नंबर 3 हो गया, वो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है। ये क्यूब नंबर 4 हो गया, वो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है। यानी 4 क्यूब को आपने सेम प्लेन में रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। लेकिन अब हम इसके ऊपर भी तो क्यूब्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले के ऊपर आपने एक और क्यूब प्लेस किया, दूसरे के ऊपर एक और क्यूब प्लेस किया, तो ये वाला क्यूब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो क्यूब है आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4, इसको हम मार्क कर देते हैं क्यूब नंबर 5, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे पीछे वाला क्या हो गया, क्यूब नंबर 6, ठीक है। इसके बाद ये वाला कौन सा हो गया, क्यूब नंबर 7, और उसके बाद यहाँ पे एक और क्यूब है, उसे हमने बोल दिया क्यूब नंबर 8। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो 8 क्यूब के बीच में शेयर हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो उसके ऊपर प्लेस किया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं अगर इस कॉर्नर पे एक चॉकलेट रखी है, क्यूब नंबर 1 के कॉर्नर पे अगर एक चॉकलेट रखी है तो वो कितने लोगों के बीच में, कितने और क्यूब्स के बीच में शेयर हो रही है, ये हमें पता लगाना होता है। तो पहले क्यूब के साथ तो हो ही रही है, उसके बाजू में दूसरा क्यूब है, दूसरे क्यूब के पीछे चौथा क्यूब है, पहले क्यूब के पीछे तीसरा क्यूब है, यानी 4 तो सेम प्लेन में है, यानी नीचे प्लेस है 4 क्यूब, और 4 क्यूब जो नीचे प्लेस है उसके ऊपर 4 क्यूब प्लेस है। सेकंड के ऊपर 5th को प्लेस किया है, 4th के ऊपर 6th को प्लेस किया है, फर्स्ट के ऊपर 8th को प्लेस किया है, और थर्ड के ऊपर 7th को प्लेस किया है। यानी एक कॉर्नर को हमने 8 क्यूब्स के बीच में शेयर किया। तो बताइए कि अगर एक चॉकलेट को 8 लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है तो आपको उसका कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8 ही मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर ये कॉर्नर हम शेयर कर रहे हैं तो इसका हमें 1/8 हिस्सा मिला। पर एक क्यूब के अंदर या फिर एक प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल के अंदर ऐसे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये पहले कॉर्नर से 1/8 मिला, दूसरे कॉर्नर से, तीसरे कॉर्नर से, चौथे कॉर्नर से, पांचवें कॉर्नर से, तो इस तरह से 8 के 8 कॉर्नर से आपको 1/8 शेयरिंग मिली एक एटम की। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल यूनिट सेल इज, तो इसके पास 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर से इसे 1/8 हिस्सा मिल रहा है उस पर्टिकुलर चॉकलेट का या उस पर्टिकुलर एटम का। तो 8 कैंसल, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बिकम्स 1 इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई होप यू आर क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे, दैट इज BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। यस बच्चा, तो पहला केस देखा था हमने प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में हमने देखा सिंपल यूनिट सेल। दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 3 कैटेगरी होती है। पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसे स्पेशली सेकेंड कैटेगरी में क्यों कैटेगराइज किया गया? सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भी पार्टिकल्स जो है यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही है, साथ ही साथ और दूसरी लोकेशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला देखते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि BCC। बात से ही पता चल रहा है कि पार्टिकल्स है प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो आप सिंपल डायग्राम बनाइए। देखिए इस तरह से मैंने जब डायग्राम बनाया तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर ले। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। तो एक एटम इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? एक क्यूब इमेजिन करो और क्यूब के अंदर सेंटर में एक होल है या फिर एक बॉल प्लेस है सेंटर में, तो वो क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो BCC में कॉर्नर पे भी है, सेंटर में भी है। तो इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि जो कॉर्नर के एटम्स है वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो 8 कॉर्नर्स है और हर एक कॉर्नर 1/8 की शेयरिंग करता है, तो उस केस में नंबर ऑफ एटम्स 1 निकल के आता है। जो बॉडी सेंटर्ड है बच्चा, बॉडी सेंटर यानी कि आपके बॉडी के सेंटर में एक चॉकलेट है। ये तो वही बात हो गई कि आपने चॉकलेट निगल ली और आपके पेट में, क्या आप उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो? कभी शेयर नहीं कर सकते। यानी कि वो पूरी की पूरी चॉकलेट का हिस्सा आपको मिलेगा, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यानी कि जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। तो एक है और एक ही क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, यानी 1 × 1 = 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2। याद रखिएगा, BCC के केस के लिए ये 2 है। आई होप यू आर क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं फेस सेंटर्ड। चलिए बच्चा, तो नेक्स्ट आ जाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। यानी कि इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही होंगे, साथ में फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से डायग्राम से समझते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर आपके पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, ये देखिए ये कॉर्नर्स हो गए इसके, ठीक है। अब मैं कोई एक पर्टिकुलर फेस ले लेती हूँ। अगर मुझे ये वाला फेस लेना है तो इस फेस को ले लेते हैं ऐसे, ठीक है।
इस फेस के सेंटर में एक एटम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एटम है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, पीछे वाले फेस के सेंटर में एक एटम है, ऊपर वाले फेस के सेंटर में एक एटम है, नीचे वाले फेस के सेंटर में एक एटम है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। अब जरा सोचिए कि अगर इस पर्टिकुलर फेस पे, इस पर्टिकुलर क्यूब के इस पर्टिकुलर फेस पे, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, उस कमरे की किसी भी एक दीवार को पकड़ लीजिए और उसे काउंट करिए कि वो एक फेस है, ठीक है। उस फेस के सेंटर में एक एटम है। कितने लोगों के, ये दीवार है आपकी, ठीक है, यानी ये फेस है, और यहाँ पे मैंने बीच में एक स्फीयर रखा है, तो वो स्फीयर कितने कमरों के बीच में शेयर होगा? 2 कमरों के बीच में, एक इधर वाला कमरा और एक इधर वाला कमरा, यानी कि एक सेंटर वाला स्फीयर 2 क्यूब्स के बीच में शेयर हो रहा है। यानी आपको उसका कितना हिस्सा मिला? आपके कमरे को उसका कितना हिस्सा मिला? आधा। एक चॉकलेट को 2 हिस्से में बांटोगे तो 1/2 मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो फेस है, इस फेस को आप कितने क्यूब्स के बीच में शेयर कर सकते हो? इधर वाला एक हो गया क्यूब, ठीक है, इधर वाला एक क्यूब हो गया, और वैसे ही इधर एक क्यूब हो गया। बात समझ में आ रही है? तो दिस फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 क्यूब्स। अच्छा, तो कॉर्नर के लिए तो कितना हो गया बच्चा? कॉर्नर के लिए हम लिख सकते हैं 8 × 1/8 = 1, ठीक है। लेकिन फेसेस कितने हैं ऐसे हमारे पास? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पर्टिकुलर, जो हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि कॉर्नर्स अगर 8 है तो आपने 8 लिखा है। तो फेसेस कितने हैं आपके पास? 6, तो 6 फेसेस लिखोगे इनटू हर एक फेस पे कितना शेयर आया? यहाँ पे हर एक कॉर्नर के लिए कितना शेयर आया? 1/8। तो हर एक फेस के लिए कितना शेयर आएगा? 1/2, है ना। हर एक फेस पे जो एटम प्रेजेंट होगा उसका आधा ही हिस्सा उस पर्टिकुलर क्यूब को मिलेगा। तो ये कैंसिल करो, 2 3 = 6, तो ये कितना हो गया? 3। तो 1 + 3 = 4। यानी बेसिकली अगर आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आएंगे? 4। आई होप ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं बच्चा, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें भी पहला केस क्या दिया है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। तो ये हो गया आपका क्यूब, और इस क्यूब के अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर क्या बोला है? 1 atom present at center of any 2 opposite faces। So कोई भी 2 फेस ले लेते हैं। मान लीजिए पहला फेस मैंने ये लिया और दूसरा फेस मैंने ये लिया, यानी घर के ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार, ठीक है। तो उस फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। सिर्फ एक पेयर ऑफ फेसेस, और वो भी ऑपोजिट होने चाहिए, और कोई भी फेस नहीं लेना है हमें। सिर्फ एक पेयर ऑफ फेस लेना है हमें, 2 फेसेस, सिर्फ 1 पेयर ऑफ फेस लेना है हमें। यानी कि एक क्यूब के अंदर कितने पेयर ऑफ फेसेस होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और सामने और इधर वाला तीसरा, यानी 3 ऑपोजिट फेसेस होते हैं। अरे 6 फेसेस होते हैं, तो ये वाली दीवार ये वाले के ऑपोजिट तो पहला ऑपोजिट फेस, ये वाली इसके ऑपोजिट तो दूसरा ऑपोजिट फेस, और ये वाला इसके ऑपोजिट तो तीसरा ऑपोजिट फेस। लेकिन हमें सिर्फ एक पेयर को सेलेक्ट करना है। एक पेयर को सेलेक्ट करने का मतलब 2 फेसेस को सेलेक्ट करना है। 2 फेसेस कोई भी हो सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लो, लेकिन कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करो जो ऑपोजिट है, ठीक है। तो हमने ये ऊपर नीचे वाला पेयर सेलेक्ट किया, तो कॉर्नर्स के लिए शेयरिंग कितनी आएगी? तो 8 कॉर्नर है, और 8 × 1/8 = नंबर ऑफ एटम = 1। लेकिन जो ये फेस के सेंटर पे है बच्चा, तो फेसेस कितने कंसीडर किए हमने इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए? 2 फेसेस लिए हैं। तो 2 फेसेस को ले लेते हैं, और हर एक फेस का सेंटर यहाँ पे एक और क्यूब के साथ शेयर हो पाएगा, है ना। यहाँ पे एक और क्यूब के साथ ये पर्टिकुलर जो, यानी कि ये पर्टिकुलर जो फेस है, इस पे जो स्फीयर प्लेस है वो नीचे के स्फीयर के साथ भी शेयर होगा, ऊपर के स्फीयर के साथ भी शेयर होगा। यानी कि पर्टिकुलर फेस पे 1/2 शेयरिंग आती है। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 1 1 + 1
2, यानी एंड सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2. तो आई होप यू आर क्लियर. सिंपल क्यूबिक में 1, FCC के अंदर 4, बॉडी, सो आई होप यू आर क्लियर. सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 लेना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए आपको 2 लेना है, फेस सेंटर्ड के लिए आपको 3 लेना है, एंड सेंटर्ड के लिए आपको 2 लेना है. आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. अब देखते हैं कि इतनी तरह की ईंटों से, यानी कि यूनिट सेल को हमने ईंटें कंसीडर किया ना, यानी कि पत्थर, यानी कि ब्रिक्स. तो अगर हम इन ब्रिक्स से क्रिस्टल लेटाइस बनाना चाहते हैं तो 14 मैक्सिमम टाइप्स पॉसिबल हैं क्रिस्टल के. तो वो सारे 14 टाइप्स देख लेते हैं. चलिए बच्चा, तो आ जाते हैं हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पे और इनके सारे टाइप्स देख लेते हैं. तो पहला क्रिस्टल क्लास है क्यूबिक. ठीक है, इन सब के शेप हम बाद में देखेंगे, आपको बेसिकली पहले ये टेबल ही याद रखना है. तो क्यूबिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप 3 तरह के यूनिट सेल्स यूज़ कर सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड. तीनों को यूज़ करके आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं. यानी क्यूबिक में 3 तरह के क्रिस्टल्स हो गए, 3 अलग अलग यूनिट सेल्स को यूज़ करके. अच्छा, अब इनके एक्सियल डिस्टेंस और एंगल को देखें तो क्यूबिक के अंदर ABC तीनों इक्वल होंगे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, है ना. एग्जाम्पल है कॉपर, KCl, NaCl का क्रिस्टल हो, डायमंड हो, वो सब क्यूबिक की तरह दिखाई देते हैं. सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं टेट्रागोनल. तो टेट्रागोनल के केस में आप देख सकते हैं कि 2 तरह के यूनिट सेल यूज कर सकते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड. यानी अब तक कितने यूनिट सेल के हिसाब से 5 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, 3 क्यूबिक के और 2 टेट्रागोनल के. अच्छा, अब टेट्रागोनल का केस देखें तो इनका एक्सियल डिस्टेंस AB के इक्वल होता है पर BC के इक्वल नहीं होता और इसके तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. एग्जाम्पल है वाइट टिन, स्पेशली याद रखिए, TiO2, SnO2, CaSO4. ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक. इसमें तीनों के तीनों ABC तीनों अनइक्वल होते हैं, लेकिन इनके तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं और इन्हें हम 4 तरह के यूनिट सेल से बना सकते हैं. प्रिमिटिव से भी बना सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड से बना सकते हैं, फेस सेंटर्ड से बना सकते हैं, एंड सेंटर्ड से बना सकते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट. ओके, नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं हेक्सागोनल. तो हेक्सागोनल में आपका A B के इक्वल तो होता है पर B C के इक्वल नहीं होता. अल्फा बीटा 90 डिग्री तो होता है पर गामा 120 डिग्री होता है और ये सिर्फ एक ही तरह के यूनिट सेल से बनता है जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट यानी सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं. इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा ग्रेफाइट का, मैग्नीशियम का, जिंक ऑक्साइड का, CDS का. ठीक है, अब 5th पे आ जाते हैं ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल. इसके अंदर ABC तीनों एक्सियल डिस्टेंस तो इक्वल है, अल्फा और बीटा भी इक्वल है बट गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल से बनता है. बेस्ट एग्जांपल है इसका कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और HgS यानी कि सिनेबार. 6th टाइप पे आते हैं मोनोक्लिनिक. ठीक है, तो मोनोक्लिनिक के अंदर तीनों एक्सियल डिस्टेंस अनइक्वल हैं. A इज अनइक्वल टू B, अनइक्वल टू C. अल्फा गामा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता और इसे 2 तरह के यूनिट सेल से बना सकता है, प्रिमिटिव यूज कर सकते हैं या एंड सेंटर्ड यूनिट कर सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर. तो सल्फर का देखिए मोनोक्लिनिक में एक आया और दूसरा आया ऑर्थोरोम्बिक में, तो याद रखिएगा. 7th पे आ जाते हैं ट्राइक्लिनिक. इसके 6 के 6 पैरामीटर्स अनइक्वल होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल यानी सिंपल यूनिट सेल से बनता है. K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट, H3BO3, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो क्यूबिक के 3, टेट्रागोनल के 2 यानी कि 5 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक के 4 यानी कि 9 हो गए, हेक्सागोनल का 1 यानी 10, ट्राइगोनल का 1 यानी 11, 12, 13, 14, ये हो गए 14 क्रिस्टल सिस्टम. अब इसमें से आते कौन कौन से हैं? तो बोर्ड एग्जाम में क्यूबिक वाला आ सकता है जहां सारे 6 के 6 पैरामीटर्स इक्वल हैं, ट्राइक्लिनिक जहां पे 6 के 6 पैरामीटर्स अनइक्वल हैं, या ऑर्थोरोम्बिक जहां पे 3 पैरामीटर अनइक्वल है लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, या फिर एग्जाम्पल के बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है.
यस, तो आई होप बच्चा कि आपको ये 14 के 14 क्रिस्टल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अच्छे से नोटबुक में जॉट डाउन कर लीजिए सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये टेबल याद रखिए। दैट्स ऑल, 1-2 मार्क्स मैक्सिमम यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में और वॉइड्स देख मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।